समझो मैं इक्विटी 0 कर दूं अभी और मार्केट और 10% चल जाए, तो फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा एसेट क्लास आप मिस कर जाओगे, क्योंकि वापस फिर आना मुश्किल हो जाएगा। तो मार्केट टाइमिंग बहुत ज्यादा मत करिए। सिंपल पॉइंट ये है कि अभी दुनिया में लार्ज इकोनॉमी में इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो आप कोई भी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का डेटा देखेंगे तो वो फेज में जो फेज में वो इकोनॉमी फास्ट ग्रोथ आया है, वो फेज में मिड एंड स्मॉल कैप जनरली आउट परफॉर्म, क्योंकि जब इकोनॉमी में चेंज है वो चेंज आप स्मॉल कैप के थ्रू ही आप कैप्चर कर पाते हो। समझो अगर 1,000 रुपए SIP है तो मैं वो 800 कर दूं जब रिटर्न्स आर टू हाई, लाइक टुडे फॉर एग्जांपल। बट अगेन 1,000 का आधा कर दूं या 0 कर दूं वो भी रॉन्ग है मेरे ख्याल से, because SIPs by definition help you time the market across a cycle। तो अगर जैसे ग्लोबल रिसेशन होगा तो कमोडिटी प्राइसेस काफ़ी गिरेंगी, एनर्जी प्राइसेस काफ़ी गिरेंगे। तो ये जो सेट ऑफ फंड है, जो सिक्लिकल फंड है, इनका इनके जो अर्निंग्स हैं कंपनीज के, वो काफ़ी इम्पैक्ट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइकिल गोइंग अप और साइकिल गोइंग डाउन। तो आप अगर आप इनमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको बहुत एक्टिव रहना जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड की बात। म्यूचुअल फंड की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड सबके बारे में बात करते हैं। और आज हमारे इस एपिसोड में वी हैव वेरी रेनाउंड पर्सनालिटी फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। आज हमारे साथ है मिस्टर मनीष गुनवानी, हु इज द हेड ऑफ एक्विटीज एट बंधन म्यूचुअल फंड। मिस्टर मनीष गुनवानी joined Bandhan AMC in Jan 2023 to head equity fund management for the fund house. Mr. Manish has over 2.5 decades of rich experience covering the entire space of equity research as well as fund management. In his previous assignment, Mr. Gunwani was the Chief Investment Officer Equities at Nippon India Mutual Fund, where he was responsible for managing equity AUM of over 1.2 lakh crores. Under his leadership, equity funds saw broad-based and steady improvement in performance. He has also served as a Deputy CIO Equities at ICICI Prudential AMC, where he was instrumental in scaling up 2 flagship funds to a cumulative AUM of over 35,000 crores. Mr. Manish holds a postgraduate diploma in management from IIM Bangalore and completed his graduation from IIT Madras. Hello everyone, welcome back to Mutual Funds की बात। I'm Namrata Arora and thank you so much for joining us again this week. आज हमारे साथ we have a very new speaker जो पहली बार हमारे शो पे आ रहे हैं। We have with us Mr. Manish Gunwani, who is the head of equity at Bandhan AMC. Manish, thank you so much for giving us your time and coming for Mutual Fund की बात। Thanks a lot. Thanks for having me. Eagerly look forward to this audience. थैंक यू सो मच। तो मनीष, हमने ऑब्वियसली आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लाइन अप किए हैं एंड आई डू होप आज हमारी जो भी कॉन्वर्जेशन हो आपके साथ, कंसिडरिंग वी आर हैविंग कॉन्वर्जेशन विद यू फॉर द फर्स्ट टाइम, आई डू होप कि हमारे व्यूअर्स को आपके सारे जवाब बहुत अच्छे लगे एंड बहुत कुछ उनको सीखने के लिए मिले। आई थिंक दैट्स द होल पर्पस ऑफ डूइंग दिस पॉडकास्ट। तो मेरा जो पहला सवाल है ना मनीष, दैट इज़ अराउंड सर्टन एस्पेक्ट्स जिसको लेके आई थिंक आजकल काफ़ी स्ट्रेस चल रहा है अमंगस्ट इन्वेस्टर्स, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ रही है। मिडल ईस्ट में तो क्राइसिस बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया से एग्जिट कर रहे हैं, दे गोइंग टुवर्ड्स चाइना एंड आई थिंक रुपी जो है अभी काफ़ी इट्स हिट एन ऑल टाइम लो अगेंस्ट द डॉलर। तो आई थिंक इन सब एस्पेक्ट्स को अगर हम कंसिडर करें तो आई डू बिलीव कि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं ना आज के टाइम में, वो काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं कि ये इस समय पे हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या हमें अभी पैसा रोक के रखना चाहिए, क्या हमें पैसा निकाल लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है क्योंकि स्टॉक मार्केट अभी थोड़ी वॉलेटाइल चल रही है। तो आप बताइए मनीष कि हमें क्या करना चाहिए। व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस? देखिए नम्रता, इक्विटीज में ना आप अगर न्यूज़पेपर हेडलाइंस फॉलो करेंगे तो बहुत कंफ्यूजन रहेगा हमेशा। अभी नहीं, बट कभी यूक्रेन वॉर होगा, कभी फेड का इंटरेस्ट रेट का वरी होगा, कुछ ना कुछ होता रहता है। बट थोड़े लॉन्ग टर्म रूल्स डेवलप कर लेना अच्छी बात है मेरे ख्याल से, रादर देन चेजिंग हेडलाइंस। देखिए सबसे बड़ा सिंपल रूल इक्विटीज का ये है कि आप थोड़ा लॉन्ग टर्म से देखेंगे कि
इक्विटी का रिटर्न मोटा मोटी नॉमिनल जीडीपी कंट्री का जो रहता है ना, तो जैसे इंडिया में अभी 11-12 है, थोड़ा टाइम पहले 13-14% था, उससे 2-3% इधर उधर होता है, मोर और लेस इन लाइन होता है. इफ आई टेक 5-10-15 ईयर व्यू, यू सी दैट द इक्विटी का जो रिटर्न है वो कन्वर्ज हो जाता है इंडिया की नॉमिनल जीडीपी के साथ. तो रादर देन ये सोचना कि अभी ये वरी है वो वरी है, क्योंकि हमें कोई फोरकास्टिंग एबिलिटी नहीं है कि नेक्स्ट 2-3 महीने में क्या होने वाला है. तो अभी यूएस इलेक्शन होगा, फेड काटेगा नहीं काटेगा रेट, ये सब इम्पोर्टेंट है. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमको ट्रैक नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ट्रैक करना चाहिए, स्पेशली जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं. बट एट द सेम टाइम जो रिटेल इन्वेस्टर हैं जिनको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना है, उनको सिंपली ये बात पे फोकस करना चाहिए कि ये लॉन्ग टर्म के रूल्स क्या हैं. और लॉन्ग टर्म का रूल, अगर समझो लार्ज कैप नॉमिनल जीडीपी करता है तो मिड और स्मॉल कैप थोड़ा ज़्यादा करेगा, क्योंकि वहाँ चॉइस रहता है स्टॉक सिलेक्शन का. छोटी कंपनी जनरली फास्टर ग्रो करती है. तो मे बी स्मॉल कैप इंडेक्स लॉन्ग टर्म 14-15% देगा, लार्ज कैप इंडेक्स 11-12% देगा. तो ये बात सही है कि अगर समझो 5-7 साल का रिटर्न बहुत ज्यादा है, तो ये मीन रिवर्जन से फिर वो रिटर्न कम होने की संभावना काफी ज्यादा है. तो अभी डेफिनेटली व्हेन आई सी 3 year रिटर्न, 5 year रिटर्न, 7 year रिटर्न, देयर इज मोर चांस ऑफ अ 3-6 month being flat or not great return, क्योंकि returns have been very high for last 3-5 years. Yeah. तो जस्ट रिवर्जन टू मीन से ऐसा लगता है कि हमें एक ऐसा फेज मिलेगा जब मार्केट फ्लैट रहेगा. तो वो चांस है, वो हम लोग को कॉग्निसेंस रहना पड़ेगा कि ऐसा एक पीरियड आ सकता है जब मार्केट फ्लैट हो, क्योंकि अभी हिस्टोरिक रिटर्न बहुत हाई हैं. ओके, सो फ्रॉम एन इन्वेस्टर्स परस्पेक्टिव हमें क्या करना चाहिए अभी? डू यू थिंक हमें अभी वेट करना चाहिए कि अभी मार्केट थोड़ा और गिरेगा तो हमें तब इन्वेस्ट करना चाहिए, या डू यू थिंक अभी वी शुड कंटिन्यू टू इन्वेस्ट? तो मेरे ख्याल से ना एक स्टेबल एसेट एलोकेशन होना चाहिए, और उसके अराउंड थोड़ा आप टाइम कर सकते हो मार्केट के लिए. बहुत मार्केट टाइमिंग पे भी डिपेंडेंट होना मुश्किल है, क्योंकि हमने अपने हिस्ट्री में देखा है कि मार्केट कैन रिमेन आउट ऑफ दीज फॉर्मूलाज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि किसी ने लेट्स से लॉन्ग टर्म सोचा है कि 30% ऑफ नेटवर्क इक्विटी में रहेगा, तो गिवन कि लास्ट 3-5 year रिटर्न हैज बीन वेरी स्ट्रॉन्ग, मैं ये बोलूँगा कि इंस्टेड ऑफ 30% आप 25% रहिए. तो ऐसा 0 भी मत रहिए, 10 भी मत रहिए, 30% आपका लॉन्ग टर्म अगर एलोकेशन इक्विटीज का है तो आप थोड़ा कॉशियस रहिए, 20-25%. एंड मे बी मार्केट अगर 6-8 महीने फ्लैट रहता है, थोड़ा करेक्ट होता है, तो आप वापस 30% चले जाइए. Okay. ये मेरे ख्याल से एक अच्छा तरीका है हैंडल करने के लिए, क्योंकि हम लोग सब अगर मार्केट टाइमिंग करने लगे और 30 का 0 कर देंगे तो मार्केट पता नहीं चल ऊपर भी चला जाए 10-15%, फिर वापस आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपका बिहेवियर ऐसा रहता है कि समझो मैं इक्विटी 0 कर दूं अभी और मार्केट और 10% चल जाए, तो फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा एसेट क्लास आप मिस कर जाओगे, क्योंकि वापस फिर आना मुश्किल हो जाएगा. तो मार्केट टाइमिंग बहुत ज्यादा मत करिए, थोड़ा कॉशियस रहिए वर्सेस योर बेस एलोकेशन, और व्हेनेवर मार्केट थोड़ा करेक्ट हो जाए तो आप आ जाइए बेस एलोकेशन पे. ऑलराइट, ओके ओके, फेयर इनफ. सो मनीष, हम ना जनरली सेक्टर्स के बारे में हमेशा डिस्कस करते हैं, क्योंकि वी रियलाइज दैट हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको सेक्टर्स के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स जो सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं, यू नो दे टेक बेट्स ऑन डिफरेंट सेक्टर्स. तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए मनीष जी कि शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए
वो कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें हम शायद थोड़ा एलोकेशन ले सकते हैं? वी अंडरस्टैंड कि थोड़ा ही करना है, बट देन कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें हम थोड़ा एलोकेशन कर सकते हैं? एंड आई रिमेंबर आपने बोला था कि मेटल एज अ सेक्टर शायद अच्छा करेगा, तो गिव अस योर पर्सपेक्टिव, ऐसा क्यों है? एंड आई थिंक एक और सेक्टर जिसके बारे में मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछना चाहूंगी, आई थिंक दैट बी फाइनेंशियल सर्विसेज। आपका फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के ऊपर भी क्या टेक है? करेक्ट। तो शॉर्ट टर्म में मेटल्स मेरे ख्याल से अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। देखिए, मेटल्स है सिक्लिकल सेक्टर, हम लोग रॉन्ग भी जा सकते हैं। तो सिक्लिकल सेक्टर में हम अपसाइड रिस्क वर्सेस डाउनसाइड रिस्क देखते हैं। तो बैलेंस पे हमको लगता है ये सेक्टर अभी डिसेंट प्रोस्पेक्ट्स देता है कि जो पैसे बनने की गुंजाइश है वो ज्यादा है वर्सेस पैसे खोने की गुंजाइश है। क्योंकि क्या है, चाइना में स्लो डाउन अभी काफी साल से रहा है एंड चाइना बड़ा कंज्यूमर है मेटल्स का। तो ऐसा लगता है कि पॉलिसी व्यू पॉइंट से है कि जो रियल एस्टेट में डाउन साइकिल था वो मोर और लेस बॉटम हो चुका है। तो मेटल प्राइसेस काफी वीक रहे हैं लास्ट 2-3 साल से। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स अगर हम देखें कि डिविडेंड यील्ड है, फ्री कैश फ्लो यील्ड है, उस पर काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन काफी कम है, स्टॉक प्राइस मोटा मोटी फ्लैट रहे हैं 2-3 साल से। तो ये एक अच्छा कॉन्ट्रेरियन कॉल बन सकता है जहाँ रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेटल्स लॉन्ग टर्म सेक्टर है, बिकॉज इसमें वॉल्यूम ग्रोथ कुछ खास होता नहीं है, काफी वोलेटाइल सेक्टर है। बट येस, फ्रॉम 6 months to 2 year perspective, आई थिंक रीजनेबल रिस्क रिवॉर्ड है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो मुझे लगता है कि काफी सेक्टर्स में जो चाइना प्लस वन बोलते हैं हम लोग की, जो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज चाइना से सोर्स हो रही थी, काफी दुनिया के जो कस्टमर्स हैं वो इंडिया की तरफ मूव करेंगे। तो जहाँ भी थोड़ा एडुकेटेड वर्कफोर्स, जहाँ डिजाइन या इंजीनियरिंग लगता है, देखिए जो टेक्सटाइल टाइप लो वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स है उसमें इंडिया का बहुत कॉम्पिटेटिव होना मुश्किल है, क्योंकि उसमें बांग्लादेश, अफ्रीका, जहाँ लेबर बहुत चीप है, वो ज़्यादा कॉम्पिटेटिव हो जाते हैं। बट आप देखेंगे कि सेक्टर्स लाइक फार्मा, ऑटो एंसिलरी, स्पेशलिटी केम, आईटी सर्विसेज, ये सब जिसमें थोड़ा नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री है, मुझे लगता है काफ़ी ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं जिसमें ये कंपनीज का एक्सपोर्ट नेक्स्ट 4-5 साल में काफ़ी बढ़ सकता है। क्योंकि दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज है, यूएस है, यूके है, यूरोप, जापान, उनको अभी चाइना से सोर्सिंग करने में बहुत दिक्कत है। एक जियोपॉलिटिकल इशू है, कॉस्ट में भी अभी चाइना बहुत चीप नहीं है। तो जो स्केल है, जो आउटसोर्सिंग चाइना से अगर इंडिया उसका 10-20% भी मूव हो जाए तो अपने लिए बहुत बड़ा मार्केट बन सकता है। तो हमें डिफरेंट कंपनीज इन दीज 4-5 सेगमेंट्स, फार्मा, आईटी, ऑटो एंसिलरी, स्पेशलिटी केमिकल्स, ये सब 4-5 जो सेगमेंट हैं जहाँ पे हम लोग चाइना से काफ़ी मार्केट शेयर ले सकते हैं, उसमें लगता है कि ये 5-10 साल का एक ट्रेंड आ सकता है जिसमें ये सब कंपनीज काफ़ी फास्ट ग्रो कर सकती हैं। Okay. And how about financial services as a sector? तो फिनेंशियल सर्विसेज में ना, आई थिंक जो बड़ा ट्रेंड है कि इंडियन हाउस होल्ड ना पहले बहुत पैसा बैंक डिपॉजिट्स में सेव कर रहे थे। धीरे धीरे जैसे फिनेंशियल लिटरेसी इंप्रूव हो रहा है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रहा है, जो मेक कन्वीनियंस देता है आपको शिफ्ट करने के लिए एसेट्स, तो डिपॉजिट से वो कैपिटल मार्केट की तरफ जा रहे हैं, आइदर थ्रू म्यूचुअल फंड और थ्रू इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा। तो फिनेंशियल सर्विसेज में आप स्ट्रक्चरली बात करें तो मुझे जो नॉन बैंक कंपनीज हैं, जो कैपिटल मार्केट रिलेटेड हैं या जनरल इंश्योरेंस हैं या लाइफ इंश्योरेंस है, वो सेगमेंट ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। क्योंकि आप देखेंगे बेस बैंकिंग सिस्टम का अबाउट 200 लाख करोड़ है,
और म्यूचुअल फंड का अबाउट 60-65 लाख क्रोर्स है। इंश्योरेंस भी आप देखेंगे ग्लोबल पर्सपेक्टिव से अपनी इंडस्ट्री अभी भी काफी छोटी है, तो ज्यादा स्कोप ग्रोथ का कैपिटल मार्केट रिलेटेड और इंश्योरेंस कंपनीज में ज्यादा लगता है, क्योंकि बेस अभी छोटा है। तो Okay. विद इन फाइनेंशियल सर्विसेज आई एम मोर पॉजिटिव ऑन दीज काइंड ऑफ नॉन बैंक साइड rather than the big weights which are in banking. Sure. So, Manish, मेरा जो अगला सवाल है ना, that is around small cap funds. आई थिंक हम सबको पता है कि स्मॉल कैप्स ने कैसा परफॉर्मेंस दिया इन द लास्ट 2-3 years, एंड जो बंधन स्मॉल कैप फंड हैज बीन अ टॉप परफॉर्मर फॉर द लास्ट 1 year. तो पहले तो मनीष जी आप हमें अपना पर्सपेक्टिव बताइए ऑन स्मॉल कैप एज अ स्पेस. व्हाट डू यू थिंक कि स्मॉल कैप्स में, आई नो आपने अभी थोड़ा स्मॉल कैप के बारे में डिस्कस किया था, बट डू यू थिंक स्मॉल कैप्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? डू यू थिंक इट्स अ गुड सेगमेंट टू बी इन? एंड ऑल्सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि जो आपका स्मॉल कैप फंड है उसके लिए हाउ डू यू पिक स्टॉक्स, लाइक आपका स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी क्या रहता है? आप आप व्हाट आर द इमर्जिंग थीम्स दैट यू लुक एट इन द स्मॉल कैप स्पेस? तो आप ये प्लीज हमें बताइए. सो स्मॉल कैप में ना ओनली इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरे ख्याल से बड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में वहीं बड़ा पैसा बनता है. सिंपल पॉइंट ये है कि अभी दुनिया में लार्ज इकोनॉमी में इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है. तो आप कोई भी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का डेटा देखेंगे तो वो फेज में जो फेज में वो इकोनॉमी फास्ट ग्रोथ आया है, वो फेज में मिड एंड स्मॉल कैप जनरली आउट परफॉर्म, क्योंकि जब इकोनॉमी में चेंज है वो चेंज आप स्मॉल कैप के थ्रू ही आप कैप्चर कर पाते हो. तो Sure. मुझे लगता है कि 5-10 साल का अगर किसी इन्वेस्टर का पेशेंट व्यू है तो स्मॉल कैप फंड में ही अच्छे रिटर्न बनने की संभावना है. Okay. तो हमारे फंड में ना हम एक्चुअली बहुत थीम्स प्ले करते हैं, क्योंकि हमारा एक जनरल फिलॉसफी है कि बहुत एक्यूट सेक्टर कॉल नहीं लेते हम लोग. तो जो स्मॉल कैप इंडेक्स में समझो 20-25 सेक्टर्स हैं, हम ब्रॉडली हर सेक्टर में अपना प्रेजेंस रखते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, कभी रेगुलेशन चेंज होता है, कभी कोई मैक्रो वेरिएबल से वो सेक्टर अच्छा करना शुरू करता है. जैसे अगर रुपी डिप्रिशिएट हो गया तो जैसे एक्सपोर्ट सेक्टर्स विल स्टार्ट डूइंग वेल. और ये मैक्रो जो बड़े वेरिएबल्स हैं इकोनॉमी के, वो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है. देखिए अब 6 महीने में रुपी 86 भी हो सकता है, 81 भी हो सकता है. ये प्रेडिक्शन हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है हमारे पास. बट हमको लगता है जहाँ हमारा स्ट्रेंथ है कि हर सेक्टर में जो बेटर स्टॉक्स हैं या हर थीम में जो बेटर स्टॉक्स हैं, अगर हम रखें हर सेक्टर और थीम के स्टॉक, तो कोई भी सेक्टर जो भी परफॉर्म करे हम इंडेक्स से फार बेटर करेंगे. तो इसलिए हमारा पोर्टफोलियो जो है ये 140-150 स्टॉक्स है, काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है. सेकंड बात ये है कि हम लोग काफ़ी लिक्विडिटी रिस्क पे भी फोकस करते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप में बाय डेफिनेशन आपका जो लिक्विडिटी है वो हमेशा चैलेंज रहता है. तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो काफ़ी लिक्विड है. अगर कुछ बड़ा चेंज आ जाए इकोनॉमी में डोमेस्टिक साइड से या ग्लोबल साइड से, हम रिएक्ट कर पाएंगे कि हम पोर्टफोलियो चेंज कर पाएंगे. इन टर्म्स ऑफ स्टॉक सिलेक्शन देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक्स हैं, थोड़े वैल्यू हैं, थोड़े ग्रोथ हैं, थोड़े थीमेटिक हैं. हमारा एक ही कॉमन टारगेट होता है स्टॉक हम जब ऐड करते हैं कि हमको ऐसा रीजनेबल प्रोबेबिलिटी दिखना चाहिए कि ये स्टॉक 3 से 5 साल में डबल हो. क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म व्यू ये है कि अगर लार्ज कैप इंडेक्स समझो मोटा मोटी नॉमिनल इंडेक्स से 11-12% करेगा, स्मॉल कैप इंडेक्स 14-15% करेगा, तो हम अगर स्टॉक्स इस तरह से लें कि 4-5 साल में डबल हो, तो हम 18-20% होपफुली CAGR कर पाएंगे फंड लेवल पे. तो ऑब्वियसली हम स्मॉल कैप इंडेक्स से बेटर कर पाएंगे. तो क्या होता है, कभी हमको ऐसा एक सिक्लिकल स्टॉक दिख जाता है जो डाउन साइकिल में है, जो हमको लगता है 3-4 साल में डबल हो. कभी ग्रोथ स्टॉक दिख जाता है, बट नेट यही एफर्ट होता है कि 3 से 5 साल में अगर डबल होता लगता है तो वो स्टॉक हम इंक्लूड करते हैं.
So you are holding on to stocks, but you are also agile कि अगर थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं कि ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जो अभी नीचे हाँ, हैं तो उनमें इन्वेस्ट डेफिनेटली कर सकते हैं. Yeah. हमारा चर्न है काफी, क्योंकि हम लोग डेफिनेटली एजाइल. Okay, okay. So just talking about agility, I think my next question is also around that. Generally जब हम देखते हैं तो बोला जाता है कि buy and hold strategy works really well, right? Most of the AMCs follow the buy and hold strategy कि आप खरीदिए, अच्छे stocks में invest करें, उनको लंबे समय तक hold करके रखिए. But I think in your case, as you also just mentioned, आपने recently खुद भी बोला था कि जो buy and hold strategy है इस market में वो it doesn't work and we must be nimble, which basically means कि agile होना चाहिए. तो प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस अ लिटिल मोर कि इसके बारे में आप व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट एंड ऑल्सो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि अगर हम PSU स्टॉक्स देखें या न्यू एज कंपनीज देखें, डू यू थिंक आप एज एन AMC ऐसे सेगमेंट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं? सो डू यू इन्वेस्ट इन PSU स्टॉक्स, न्यू एज कंपनीज? तो पहले बाय एंड होल्ड का मेरा ये सेंस है अभी कि प्राइस डिस्कवरी है ना, वो बहुत फास्ट हो रही है. तो समझो 20-25 साल पहले आप एक अच्छी कंज्यूमर कंपनी लेते थे और 10 साल 20 साल भी वो स्टॉक में रहते थे, तो आपका रिटर्न बहुत कंसिस्टेंटली ईयर बाय ईयर आ रहा था. बट अभी क्या है ना, क्योंकि कंपटीशन, इंस्टीट्यूशंस के पास बहुत पैसा है, तो PMS AIF भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव है. तो जो भी पॉजिटिव आता है वो जल्दी डिस्काउंट हो जाता है, मतलब वो जल्दी प्राइस में आ जाता है. नेक्स्ट 4-5 ईयर का जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव डेवलपमेंट का, वो आपको 6 महीने में रिफ्लेक्ट हो जाता है स्टॉक प्राइस. तो एक तो ये बात है. सेकेंड, आप देखेंगे कि जो मार्केट में सेक्टर्स या स्टाइल्स चलते हैं वो काफ़ी डिपेंडेंट है जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स हो रही हैं या इंडिया के मैक्रो जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं. तो जैसे फेड का इंटरेस्ट रेट या US में जब इंटरेस्ट रेट 0% था तो काफ़ी लिक्विडिटी थी, तो वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपैंड हो गए थे. जो क्वालिटी स्टॉक्स थे 60-80 PE पे, वो स्टॉक्स 2018 to 20 बहुत अच्छा करे थे. बट जब फेड का इंटरेस्ट रेट 5% हो गया तो वैल्यू स्टॉक्स अच्छा करे. तो ये प्रेडिक्ट कर पाना कि अगर आप बाय एंड होल्ड कर रहे हो और अगर समझो आपका मैक्रो वेरिएबल से वो स्टाइल या सेक्टर ना चले, तो आपका अंडर परफॉर्मेंस काफ़ी हाई हो सकता है. तो मेरे ख्याल से जो तरीके का मार्केट है, जो तरीके का मैक्रो है, it is better to have an open mind, be very nimble, respond to the changes. We may not be able to forecast macro, but हम respond तो कर ही सकते हैं. तो that is my view on buy and hold. कि आजकल being open minded, being nimble is better than being buy and hold. In terms of PSU और new age stock, definitely हमारा काफ़ी इंटरेस्ट है ये सब स्टॉक में. न्यू एज स्टॉक जैसे इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स है, हमारा काफ़ी होल्डिंग है इन डिफरेंट कंपनीज, क्योंकि हमको लगता है कि ये अंडर पेनेट्रेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को केटर कर रही हैं और इनका स्केल अप भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि इंटरनेट प्लेटफॉर्म को ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर या वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है, तो जल्दी ग्रोथ आ सकता है इसमें. पब्लिक सेक्टर जनरली हमको लगता है वो बुल मार्केट मोरलेस हो चुका है. हम लोग थोड़े सिलेक्टिव हैं, वी आर नॉट जेनरिक साइड से बुलिशनेस नहीं है. स्पेशली पावर साइड थोड़ा हमको ठीक लगता है अभी. जो पावर के रिलेटेड PSUs हैं उनमें ज़्यादा होल्डिंग है हमारा वर्सेस समझो ऑयल एंड गैस और कमोडिटी PSUs में. बट ऐसा हमारा कुछ क्लोज माइंड नहीं है कि PSU को हाथ ही लगाएंगे या हर PSU पे पॉजिटिव है, ऐसा कुछ हमारा नहीं है. Okay. Again, agility, I think. That's what it comes down to. Yeah. All right. Okay. हमने स्मॉल कैप सेगमेंट के बारे में बात करी, सेक्टर्स के बारे में बात करी. आई थिंक अगर इन दो चीजों के बारे में बात करी तो मिड कैप के बारे में बात करना तो बनता ही है, बिकॉज दैट्स अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट दैट वी हैव सीन. काफी ओवर वैल्यूड है एट दिस पॉइंट. हमने देखा है कि
एंड आई थिंक जैसे मिड कैप सेगमेंट ओवर वैल्यूड होता है या होने लगता है, ये डिफिकल्टी तो हाई आ ही जाती है इन टर्म्स ऑफ पिकिंग स्टॉक्स फॉर द इक्विटी फंड्स, राइट? स्पेशली ऐसे मिड कैप फंड्स जिनका दोस मिड कैप होल्डिंग्स आर volatile market may it is very difficult to find liquidity in this space. So help us understand ki how do you manage your mid cap fund, and how do you really look at the liquidity aspect of it? And equity funds जो हैं वो sometimes किसी भी स्टॉक में से पूरा एग्जिट क्यों करते हैं? लाइक अगर आपको डिसाइड करना है कि मुझे ये कंपनी के स्टॉक्स में अभी इन्वेस्टेड नहीं रहना है, तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं? So that's my question. So you're correct that मेरे ख्याल से probably among the three segments, large cap, mid cap, small cap, the most challenging is the mid cap, because see, large cap liquidity hai, they can give you good defense. Small cap has a lot of choice. There are a lot of themes which you can't play through large and mid, which you can play through small cap. But mid cap is one segment where क्योंकि number of stocks limited है, only have only 150 stocks. एंड मेरे ख्याल से ना काफ़ी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मनी क्राउड हो रहा है ये 150 स्टॉक्स में. तो ऑनेस्टली मेरे को लगता है रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे सबसे खराब है इन वन सेंस कि वही 150 स्टॉक्स में चूज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है. बट यस, द वे वी आर थिंकिंग ऑन मिड कैप फंड इज दैट वी टेंड टू बी क्वाइट फोकस्ड ऑन मैनेजमेंट क्वालिटी. क्योंकि अगर रिलेटिवली इलिक्विड स्टॉक्स हैं और हमको while we are active, but given the lack of choice in that 150, we tend to remain in the best managements in each sector, even if it's somewhat expensive actually, because given the limited choice, we'd much rather be something which compounds earnings faster, because the best management tend to deliver faster growth. So if you see, we are fairly high quality in that this thing versus a small cap fund, which is more adventurous in terms of looking at more cyclicals, more value stocks. Our mid cap fund is more focused on quality, because we feel that in that liquidity we should just make sure that the compounding of earnings happen. So we don't change our holdings too much, and we have generally run it. We don't also own very few PSUs or very few cyclical stocks. We try to be, as I said, in stocks where the management quality is excellent. Okay. And how about exit strategy? तो मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपको हाँ. किसी एक कंपनी से एग्जिट करना है तो आप क्या पैरामीटर्स देखते हैं? So one is of course valuation. Sometimes, although just exiting on valuation is more art than science. तो समझो आपने 30 पी पे लिया स्टॉक, 80 पी हो गया, तो at some point you will say this is too much an exit. Other is if it's not, if the cycle is proving to be wrong. देखिए, for example, QSR stocks, these are very good long-term businesses. If you see globally, whether McDonald's ho ya Burger King, these are very, very large companies. But in India, the QSR cycle past 2-3 years has been adverse because of inflation. Discretionary consumption जो है Indian household का वो थोड़ा weak रहा है. So sometimes you realize that the cycle is taking longer, or even cement cycle today, it's taking longer than a lot of us thought in terms of coming back. So sometimes you will see that this cycle is not coming back, and the stocks are quite expensive if the cycle doesn't come back. कि stock अभी भी 40-50 पी पे है और earning growth आ नहीं रही है. So the second is cycle. Third is internally some development happens कि कोई अच्छा CEO छोड़ जाए. You see that the promoter is allocating capital in some business you don't understand, or where you feel कि कुछ acquisition है जो आपको लग रहा है overpay कर रहा है management. तो broadly ये तीन बड़े reasons हैं why we will sell a stock. Okay.
ऑल राइट, ओके। सो मनी जी, अब मैं आपसे थोड़ा SIP के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि हम सब जानते हैं, आई थिंक अभी इतना तो सबको पता है कि SIPs के थ्रू हम काफ़ी पैसा बना सकते हैं, हमें कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल सकता है, ऑल ऑफ दैट। लेकिन आई डू बिलीव कि जब हम एक इक्विटी फंड में SIP कर रहे हैं, जो एंड फेस है वो काफ़ी ज़रूरी होता है कंपेयर टू द एंट्री टाइम, राइट? अब कब या शुरू कर रहे हो तो ठीक है, बट आप कब खत्म कर रहे हैं, कब अपनी SIP को रोक रहे हैं, वो भी बहुत जरूरी होता है। So you help me understand, do you agree with this? Do you think कि it is important and कि हमें an exit point देखें? एंड ऑल्सो वॉलेटाइल मार्केट्स में, राइट, बहुत सारे इन्वेस्टर्स जिनसे हम बात करते हैं वो बोलते हैं कि मार्केट्स गिर रही हैं, टेंशन हो रही है, SIPs रोक देते हैं। सो टेल अस कि व्हाट इज योर टेक ऑन दिस, कि अगर मार्केट्स वॉलेटाइल हैं तो SIPs के साथ हमें क्या करना चाहिए, स्पेशली इक्विटी फंड्स में SIPs को रोक देना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए? टेल अस। in fact, stopping SIPs when market is falling is probably the worst mistake people can do. क्योंकि वी ऑल नो कि जैसे कोविड बॉटम या लीमन के बॉटम से ही पैसा बनता है, तो जब मार्केट गिरता है, बहुत गिरता है, फिर आप SIP बंद करोगे तो वो तो श्योर शॉर्ट तरीका है वेल्थ नहीं बनाने का। तो आई वुड नॉट रिकमेंड। मैंने जैसे कहा कि आप थोड़ा लॉन्ग टर्म रूल्स बना लीजिए। अगर 3, 5, 10 ईयर रिटर्न्स आर टू हाई तो आप थोड़ा कम कर दीजिए। आई डोंट माइंड पीपल, मेरी समझो अगर 1,000 रुपये SIP है तो मैं वो 800 कर दूं जब रिटर्न्स आर टू हाई, लाइक टुडे फॉर एग्जांपल। बट अगेन 1,000 का आधा कर दूं या 0 कर दूं वो भी रॉन्ग है मेरे ख्याल से, because SIPs by definition help you time the market across a cycle. So I think if you're doing SIPs you should be fairly disciplined. Maybe 5-10% आप थोड़ा टाइम कर सकते हो मार्केट को, but the whole point of SIP is broadly that you invest at various points of the market, so it's averages out. So I would say that we should not be very active in SIPs. Obviously, in lump sum, you can be more active. So you can say that today I will not do any lump sum, which is fine. But I don't think people should, be very active in terms of deciding when to not. Now, you can end a SIP if you believe कि जैसे कोई म्यूचुअल फंड हाउस का मैनेजमेंट टीम ही चला गया, फंड मैनेजमेंट टीम, और आपको लग रहा है कि जैसे आप स्मॉल कैप में हो और आपको लग रहा है आपका 100 रुपये में से आपका 40% एक्सपोजर स्मॉल कैप है, तो मैं वो 30 पे करता हूँ और ये 10 रुपये लार्ज कैप फंड में डाल दूँ, दैट इज फाइन. I think that is your asset allocation discipline, and lot of times what happens is the asset which does well, it starts becoming a bigger part of your net worth, right? So समझो लास्ट 1 ईयर में जो स्मॉल कैप फंड है, अगर आप 1 साल पहले वो आप 20% था, बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस वो 30% हो गया होगा. तो आई थिंक इट्स गुड टू से कि मैं 30 का वापस 20% ला रहा हूँ, तो मैं वो SIP बंद करता हूँ, बट देन यू रिप्लेस इट विद लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप जो भी. So I'm not overall equity exposure पे आप SIP कर रहे हो तो I don't think you need to be very active. Okay, all right, okay. And you do think कि exit point, मतलब जब आप खत्म कर रहे हैं SIP, it's okay as long as आपने long term के लिए invest किया है, it does not matter in SIPs especially. Yeah. All right. Okay. I've understood one thing कि आजकल लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, राइट? ऑफ कोर्स हमारे बेसिक लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, फ्लेक्सी कैप्स, ये सब तो हैं ही, एंड ऑफ कोर्स पीपल इन्वेस्ट इन दीज फंड्स, लेकिन थोड़ा एलोकेशन पीपल आर लुकिंग एट एक्सपेरिमेंटिंग, राइट? एंड आई थिंक वन ऑफ दोज इज फैक्टर फंड्स, राइट? ऐसे जो बहुत सारे वी हैव अ लॉट ऑफ फंड्स, बहुत सारी AMCs जो फैक्टर फंड्स को लॉन्च कर रही हैं. ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड कि फैक्टर फंड्स में रिस्क भी ज़्यादा है एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हायर रिटर्न्स इज ऑल्सो देयर. तो लेकिन आई थिंक बहुत सारे अलग अलग तरीके के फैक्टर फंड्स अवेलेबल होते हैं. तो प्लीज़ हेल्प अस अंडरस्टैंड मनीष जी कि वो कौन कौन सी अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं इस स्पेस में अवेलेबल, जो हम देख सकते हैं while selecting a factor fund. एंड ऑल्सो ये बताइए कि रिस्क क्या है, मतलब वी अंडरस्टैंड कि ज़्यादा रिस्क है, तो थोड़ा आप रिस्क के बारे में बताइए फैक्टर फंड्स में. नहीं, मुझे लगता है people should be very careful actually, because ultimately factor fund is one model which you're trying.
It could be momentum, it could be alpha, it could be contrarian, it could be equal weighted versus market cap weighted. There are different types of factor fund. बट अल्टीमेटली आपको ये याद रखना है कि ये है तो कौन मॉडल। और मेरा एक्सपीरियंस, although आई एम नॉट अ बिग एक्सपर्ट ऑन कौन, आई एम अ मोर एक्टिव स्टॉक पिकर, बट मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि कौन मॉडल typically they do well for certain time, but every quant model assumes a certain market characteristic or a market landscape. वो लैंडस्केप जब चेंज होता है तो वो क्वांट मॉडल कैन अंडर परफॉर्म क्वाइट सीवियरली। तो जैसे मोमेंटम है, करेक्ट। मोमेंटम डिजाइन ऐसे मार्केट के लिए किया गया है ब्रॉडली जो कंसिस्टेंटली आइदर ऊपर जाता रहे या कंसिस्टेंटली नीचे जाता रहे। Okay. तो अगर जैसे कोविड के वक्त आपको याद होगा कि Feb 2020 to March end market fell by 30-40% and next 3 months में broadly recover हो गया। तो अब मार्केट का शेप ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, करेक्ट, गिरा और वापस आ गया। तो वो फेज में देना आपका मोमेंटम एल्गोरिथम ना बहुत बुरा करेगा, क्योंकि मोमेंटम क्या है, वो इट फॉलोज द मार्केट, सो इट विल मेक यू सेल एट द बॉटम एंड देन बाय इट आफ्टर द रिकवरी। सो एवरी क्वांट मॉडल का एक असम्पशन है वेयर इट विल वर्क बेस्ट, एंड आई थिंक पीपल शुड नॉट allocate too much capital without understanding कि ये एल्गोरिथम या ये जो रूल है, जो क्वांट मॉडल है उसका, वो किस किस फेज ऑफ द मार्केट के लिए डिज़ाइन किया गया है, मार्केट कैप कैसा है वर्सेस बेंचमार्क। तो थोड़ा मुझे लगता है कि पीपल आर एक्सपेरिमेंटिंग क्वाइट अ लॉट। आई होप दे आर डूइंग दिस आफ्टर अ बिट ऑफ रिसर्च। Okay. I hope so too. I hope so too. All right. Okay. हम सब अगर हम वॉलेटाइल मार्केट की बात करें, अभी हम वॉलेटिलिटी देख रहे हैं। आई एम श्योर देयर बी अ टाइम जब शायद मार्केट थोड़ा फ्लैट हो जाएगा, शायद फिर मार्केट अच्छा ही करना लगे। लेकिन हेल्प अस अंडरस्टैंड मनीष जी कि अगर हम वॉलेटाइल मार्केट की बात करें तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में टू प्रोटेक्ट आवर पोर्टफोलियो। तो हम हमारे वो क्या स्ट्रैटेजीज होने चाहिए, व्हाट आर सम ऑफ द टिप्स दैट यू वुड लाइक टू गिव अस जिससे हम वॉलेटाइल मार्केट में अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर सकें, एंड ऑल्सो टॉक लिटिल बिट अबाउट असेट एलोकेशन, और ऐसी में भी क्या कैटेगरीज हो सकती हैं जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं एट अ टाइम लाइक दिस। Yeah, I think the good part is, if you see, the industry has developed a lot of products to take care of different kinds of phases. So if we are going through a phase of time, which I also believe that next 6-9 months is unlikely that we will have a very high return from equity, क्योंकि returns have been high, valuations are high, globally a lot of things are happening. तो I think the set of जो hybrid fund है, बैलेंस एडवांटेज फंड है, मल्टी एसेट फंड है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि इंडिविजुअली आप मल्टीपल एसेट्स ओन करने जाएंगे तो टैक्स इम्पैक्ट बहुत होता है वंस यू स्विच। आपको मॉनिटर करना बहुत मुश्किल है, गोल्ड और फिक्स्ड इनकम और इंटरनेशनल इक्विटी, डोमेस्टिक इक्विटी, ये सब मॉनिटर करना, चेंज करना बहुत मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से जो ये मल्टी एसेट फंड हैं या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड है, ये बहुत अच्छा तरीका है आपको थोड़ा वोलेटिलिटी कम करने का आपके पोर्टफोलियो ऑफ फंड्स में, बिकॉज ये फंड्स मल्टीपल चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कभी कुछ चलेगा कभी कुछ नहीं चलेगा, बट आपका रिटर्न थोड़ा स्टेडी हो जाएगा। So that is one way. Two is, as I said, even in fully invested funds, try to be थोड़ा rebalancing और reversion to mean type. As I said, कि आपका अगर स्मॉल कैप फंड की परफॉर्मेंस की वजह से अगर वो 20% ऑफ नेटवर्थ से 40% हो गया है, तो आप उसे वो वापस 20% ला लीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, मे बी शिफ्टेड टू फ्लेक्सी कैप और सम अदर फंड, एंड दैट इटसेल्फ विल मेक श्योर दैट आपका जो ओवरऑल एलोकेशन है म्यूचुअल फंड्स का, वो थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। तो आई थिंक थोड़ा कॉन्ट्रेरियन होना हेल्प करता है इसमें।
Okay, okay. I'm sure a lot of our viewers would take that tip. We were talking about मार्केट वॉलेटिलिटी, लेकिन इंडेक्स फंड्स जो होते हैं, डू यू थिंक वो भी हमारा मार्केट वॉलेटिलिटी में को मैनेज करने में मदद करते हैं? सो हेल्प अस अंडरस्टैंड कि जो इंडेक्स फंड्स होते हैं वो मार्केट वॉलेटिलिटी को कैसे रिएक्ट करते हैं, राइट? सो हेल्प अस अंडरस्टैंड इंडेक्स फंड्स जो अभी हैं, तो या क्या हमें एक ऐसे इंडेक्स फंड को सिलेक्ट करना चाहिए जो एक नैरो मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करता है, या ऐसे इंडेक्स फंड को इस टाइम में इन्वेस्ट करना चाहिए जो ब्रॉड मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करता है? सो इस टाइम में डू यू थिंक इंडेक्स फंड्स भी एक सही तरीका है मार्केट वॉलेटिलिटी को मैनेज करने के लिए, एंड देन नैरो बेस्ड इंडेक्स या ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स? नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि देखिए इंडेक्स ऑब्वियसली गिव्स यू द इंडेक्स रिटर्न, बट एसेट एलोकेशन के लिए इट्स अ गुड लिक्विड चीप, इन द सेंस एक्सपेंस रेशियो कम है आपका। तो इफ यू वांट टू स्विच योर एसेट एलोकेशन, कि आपको अगर स्मॉल कैप एक्सपोजर कम करना है और लार्ज कैप बढ़ाना है, तो आप लार्ज कैप इंडेक्स फंड ले सकते हो, जो लिक्विड है, चीप है। तो डेफिनेटली आई थिंक इंडेक्स फंड्स गिव यू लॉट ऑफ चॉइस in terms of asset allocation. Yeah. But again, I would suggest that at this point of time, because we are obviously at a phase where after very high returns we want to be cautious, then I would suggest that you look at slightly broader index funds rather than thematic or sectoral, जो narrow fund है, because I think if you see the flows, काफ़ी flows सेक्टोरल और थीमेटिक फंड में आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा पीपल आर जैसे बहुत एडवेंचरस हो रहे हैं। आई होप दैट दे आर डूइंग इट आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च। तो जो नैरो इंडेक्स फंड्स हैं वो अगेन विल बी more volatile, it will be more risky than the broad based indices. So I would suggest at this point you look at slightly broader index. Broad based, yeah. Okay, all right. Okay, so now like we said कि लोग एडवेंचरस हो रहे हैं, एंड फैक्टर फंड्स वाज वन थिंग वी स्पोक अबाउट. मैंने आपसे सेक्टर्स के बारे में पूछा, एंड आई डू बिलीव कि सेक्टरल फंड्स, थीमेटिक फंड्स में भी मैसिव इनफ्लोज आ रहे हैं, राइट? अगर हम देखें तो काफ़ी लोग, एंड आई वुड से नियरली हाफ ऑफ म्यूचुअल फंड इनफ्लोज वो सेक्टरल फंड्स में देखे हैं हमने. तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट आप ये बताइए कि आप ऐसे इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस देंगे जो सेक्टरल फंड्स, थीमेटिक फंड्स को चेज करते हैं, इन जनरल, कि अगर मुझे एक सेक्टरल फंड या थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करना है तो क्या मुझे बहुत ज़्यादा एलोकेशन पोर्टफोलियो का इन कैटेगरीज में करना चाहिए, थोड़ा करना चाहिए? सो हाँ, तो मेरे ख्याल से ना सेक्टरल थीमेटिक फंड, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आंसर करना है कि ये सिक्लिकल सेक्टर है या स्ट्रक्चरल सेक्टर में। बिकॉज देखिए पूरे थीमेटिक या सेक्टरल फंड को मेरे ख्याल से अब दो हिस्से में बांट सकते हो। एक तो जो सेक्टर्स या थीम्स हैं जो कंसिस्टेंटली ग्रो करेंगे लार्जली, जैसे हेल्थ केयर है, इनोवेशन है, कंजम्पशन है, इनमें जो डिमांड होता है, कंज्यूमर डिमांड होता है मोस्टली, वो थोड़ा स्टेबल होता है। तो समझो अगर ग्लोबली रिसेशन हो जाए या इंडिया में स्लो डाउन हो जाए, तो हेल्थ केयर, इनोवेशन, कंजम्पशन में जो कंपनीज हैं उनका टॉप लाइन या डिमांड है उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का, वो ज़्यादा नहीं घटेगा। बट अगर सिक्लिकल सेक्टर फंड है, जैसे एनर्जी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, ये थोड़े सिक्लिकल इंडस्ट्रीज हैं। तो अगर जैसे ग्लोबल रिसेशन होगा तो कमोडिटी प्राइसेस काफ़ी गिरेंगी, एनर्जी प्राइसेस काफ़ी गिरेंगे। तो ये जो सेट ऑफ फंड है, जो सिक्लिकल फंड है, इनके जो अर्निंग्स हैं कंपनीज के, वो काफ़ी इम्पैक्ट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइकिल गोइंग अप और साइकिल गोइंग डाउन। तो अगर आप इनमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको बहुत एक्टिव रहना ज़रूरी है। आपको वेदर डेली हो, वीकली हो, मंथली हो, वो मैं नहीं बोल सकता, बट आपको मॉनिटर करना सुपर क्रिटिकल है। क्योंकि अगर आपका साइकिल मिस हो जाएगा, तो हमने देखा है कि
जैसे इंफ्रा फंड में 5-10 साल कुछ रिटर्न नहीं बना था. Sure. Metals और commodities में stocks can fall a lot if you get the cycle wrong. So I would suggest that investor be very clear कि ये मेरा स्ट्रक्चरल सेक्टर फंड है या सिक्लिकल सेक्टर फंड है. अगर आप स्ट्रक्चरल सेक्टर फंड में हो तो फिर भी आप थोड़ा लेजी हो सकते हो कि ये सेक्टर एनीवे चल स्टेडीली ग्रो करेगा. इवन इफ रिसेशन इज देयर ग्लोबली it will not get impacted. Sure. But yes, I think people should be very clear about that side. आई थिंक आप जितना आप आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन शॉर्ट टर्म है इक्विटीज में उतना आपको ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा. Yeah, yes. एंड या ओके. सो जस्ट लास्ट 1 or 2 क्वेश्चंस मनीष जी. तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप इतने सालों से इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, तो आपने बहुत सारी साइकिल्स भी देखी हैं. सो टेल अस कि आपने क्या सीखा है. व्हाट आर सम ऑफ द मिस्टेक्स दैट यू हैव मेड, व्हाट आर योर लर्निंग्स फ्रॉम दोज मिस्टेक्स, और आप कितने एक्सपेरिमेंट करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स के साथ. So that's something you've discussed a lot. I would like to ask you कि आपने कितना एक्सपेरिमेंट किया अपनी इन्वेस्टमेंट्स के साथ as well. So देखिए learnings तो काफी है, but I think one which you always keep working on, but you obviously go wrong a lot of times is how to price in management. ये मेरे बहुत मुश्किल इशू है क्योंकि sometimes a good managed company is ATP, so लगता है बहुत expensive है, but then they do a good acquisition or they do a good project. So I think one of the biggest challenges I've faced is और कभी ना आप वैल्यू ट्रैप में चले जाते हो क्योंकि सेम सेक्टर में 2 कंपनीज है, एक 60 पी पे एक 20 पी पे, तो आपको लगता है 20 पी कंपनी में ज्यादा पैसा बनेगा. बट आपको रियलाइज होता है कि ये कंपनी का मैनेजमेंट इतना ग्रेट नहीं है, तो आप 3-4-5 साल भी होल्ड करते हो, देन यू रियलाइज कि ये स्टॉक तो हमें रिटर्न ही नहीं दिया क्योंकि management did not execute. So I think one lesson which you try to keep learning is how to price a good management. ये एक बड़ा thought process कैसे improve करना चाहिए, ये बहुत introspection होता है. Second, I think basic lesson ये है कि cyclical और structural stock confuse नहीं करना चाहिए. कि आप पीक प्रॉफिट ऑफ अ सिक्लिकल को आप स्ट्रक्चरल मल्टीपल दोगे, तो जैसे एक सीमेंट कंपनी है या स्टील कंपनी है, उसका साइकिल चल गया है ऑलरेडी, और उसके आप वो प्रॉफिट को आप 20-30 पी दोगे तो आप बहुत पैसा खोगे. मतलब बिकॉज जब वो गिरते हैं तो प्रॉफिट भी गिरता है और पी भी गिरता है, तो आपका 70-80% लॉस होता है. आई थिंक वो तो एक बड़ा मिस्टेक है जो अवॉइड करना चाहिए. हाँ, ये ऐसे 1-2 लेसन है जो सीखे हैं ओवर टाइम. तो पर्सनल इन्वेस्टमेंट मेरा सिंपल रूल है कि मैं ज़्यादा फिक्स्ड इनकम में डालता नहीं हूँ. तो रियल एस्टेट 10-15% होता है और बाकी सब म्यूचुअल फंड में होता है, बट काफ़ी हाइब्रिड्स में है अभी. फॉर एग्जांपल तो मेरा इक्विटी एक्सपोजर टुडे आई थिंक विल बी अबाउट 50%. I don't have direct fixed income, but ये हाइब्रिड में डेट, गोल्ड, इंटरनेशनल इक्विटी वो होगा 30-35 और रियल एस्टेट होगा 10-15%. बट व्हाट आई डू इज थोड़ा मैं स्विच करता हूँ बिटवीन लेट्स से स्मॉल कैप फंड टू हाइब्रिड टू स्मॉल कैप डिपेंडिंग, बट नॉट वेरी मेजर. मतलब आई विल स्विच 5-10% ऑफ नेटवर्क वंस अ ईयर, बट बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होता हूँ. तो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट भी नहीं करते हैं विद योर पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स. हाँ, मैं मे बी बिकॉज आई डोंट गेट टाइम टू switch my funds too much. So what I do, even the sector or thematic funds I have are the more structural types, not the cyclical types. Okay. वंडरफुल. मनीष जी, बस आखिरी सवाल हमारे व्यूअर्स के लिए, ऐसी कोई बुक, कोई एनी लर्निंग मटेरियल दैट यू थिंक हमारे व्यूअर्स को मदद करेगा टू बिकम बेटर इन्वेस्टर्स. सो एनी रिकमेंडेशन? बुक्स तो काफी पैशन है तो काफी बुक्स है, बट आई थिंक डिपेंडिंग ऑन व्हाट
familiarity you have with finance. If you are just looking at markets for the first time, I think more from a personal finance perspective, um, Psychology of Money, there's a book by Morgan Housel, वो अच्छी बुक है. एक रिच डैड पुअर डैड है जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करती है इन्वेस्टिंग और सेविंग के लिए. थोड़ा आपको अगर फंडामेंटल एनालिसिस में इंटरेस्ट है तो जो बाइबल है वो तो एक सिक्योरिटी एनालिसिस है बेंजामिन ग्राहम की. Also, Howard Marks, I think, is a good writer. So there are a couple of books. One of them is The Most Important Thing. Okay. That is a good book to read about market cycles. Okay. So these are some books I think which can be helpful. Okay, wonderful. So I think we are done with the questions, Manish ji. Thank you so much for your time. I think wonderful, you gave some wonderful answers. And I think आपने बहुत अच्छे से बहुत simple तरीके से explain किया all the questions. So thank you so much for your time. I truly appreciate it. Thank you. Thank you. Thanks for having me. Thank you. Wow, that was such a wonderful conversation with Mr. Manish. I'm sure आप सबको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा. तो जल्दी से जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए वो मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने मिस्टर मनीष से पूछा कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में अच्छा कर सकते हैं. तो मिस्टर मनीष सेज कि मेटल्स एज अ सेक्टर इसके प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे दिख रहे हैं और ये शॉर्ट टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है. ही ऑल्सो सेज कंसिडरिंग द डिमांड फ्रॉम चाइना ये सेक्टर शॉर्ट टर्म में अच्छा करने के चांसेस ज्यादा हैं. ही ऑल्सो सेज अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो सेक्टर्स लाइक फार्मा, IT सर्विसेज, ऑटो एंसिलरीज, स्पेशलिटी केमिकल्स, ये सेक्टर्स नॉलेज बेस्ड सेक्टर्स हैं और कंसिडरिंग कि चाइना से जो है दुनिया मूव कर रही है स्पेशली इन दीज स्पेसेस, इंडिया कुड सीज दीज अपॉर्चुनिटीज एंड इन सेक्टर्स में आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं इन द लॉन्ग टर्म. फिर हमने मिस्टर मनीष के साथ डिस्कस किया कि जो बंधन स्मॉल कैप फंड है दैट हैज बीन द टॉप परफॉर्मर इन इट्स कैटेगरी इन द लास्ट 1 year. तो ऐसा क्यों है? तो मिस्टर मनीष सेज कि इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज और जब भी कोई इकोनॉमी जल्दी बढ़ती है तब मिड कैप या स्मॉल कैप स्पेस जो है उसके साथ ज्यादा बढ़ता है. तो इसीलिए अगर आप मिड कैप फंड्स या स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 5 साल का है. ही ऑल्सो सेज कि जो बंधन स्मॉल कैप फंड है वो ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स को पिक करता है जिसमें लिक्विडिटी ज्यादा है और जिनमें पैसा डबल करने की क्षमता ज्यादा है इन 5 year टाइम होराइजन. फिर हमने मिस्टर मनीष से पूछा कि जब मार्केट्स वॉलेटाइल होती हैं तो हम कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. So Mr. Manish says कि जब मार्केट्स वॉलेटाइल हैं तब आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स या फिर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं. So that was about it in this particular episode. I do hope all of you had some amazing learnings. Please do like this video, share it with everyone, and please do subscribe to our mutual fund channel, which is called Mutual Funds that Grow. Thank you so much for watching. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.